वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने लेक्चर नंबर 2 देखा होगा। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इजी है, बस फिर से वही बात कहूँगी, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट इट। आज कुछ जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो ऑडिट से ही रिलेटेड होंगे कि क्या उसके फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसानात होते हैं, ऑडिट कहते किसको हैं ये तो हमें पता था, लेकिन क्या जो ऑडिट होता है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, इसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। और पिछले कुछ वीडियोस में मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी, फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है ऑडिट के अंदर, उसको भी देखेंगे, क्या क्या डिफरेंट स्टेज आती हैं, उन सबको हम लोग इंशाल्लाह ताला आज कवर करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं क्या क्या फ़ायदे होते हैं ऑडिट के। वैसे तो फ़ायदे आप लोगों को पता चल ही चुके होंगे। सबसे पहले तो ये है कि एक मैनेजमेंट का पता चल जाता है, एक उसकी अपनी ओनरशिप होती है, और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं वहाँ से वो पूरा उसके जो एप्लीकेशन वगैरह होते हैं वो होते हैं, और साथ ही साथ वो एक बहुत डीपली उसको चेक एंड बैलेंस करना होता है, एग्जीबिशन टाइप कुछ ना, कि क्या उसके अंदर कोई गलती है कि नहीं है, क्या जो स्टेटमेंट है वो फेयर और ट्रू है कि नहीं है, उन सबको वो देख रहा होता है। ये तो फ़ायदे हो गए ऑडिट के ना, ऑडिट होने के। और कुछ फ़ायदे जो मैंने नहीं लिखे लेकिन आप लोगों को आने चाहिए, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे कि कुछ फ़ायदे ये होते हैं कि कंपनीज होती हैं उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, बैंक्स हमें इजीली लोन दे देते हैं क्योंकि हमारे पास ऑडिटिंग की कुछ रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं। नुकसानात क्या होते हैं? नुकसानात ये हो सकते हैं क्योंकि जो ऑडिट होता है, ऑडिटर वो आपकी कंपनी का अपना बंदा नहीं हो सकता, आपको बाहर से सीए को अलाइन करना होता है, और जाहिर सी बात उसकी अपनी एक फ़ीस होती है, वो आपको थोड़ा सा कह सकते हैं भारी पड़ सकती है, ठीक है। तो वो थोड़े से नुकसानात हो सकते हैं। दूसरा ये है कि टाइम टेकिंग होती है। अब टाइम टेकिंग क्यों होता होगा? क्योंकि देखें, जो ऑडिटर है उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक एंड बैलेंस करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसने नहीं बनानी, वो आपके अकाउंटेंट ने बनानी है। अकाउंटेंट तब तक नहीं बना सकता जब तक आपकी कंपनी उसको डिटेल्स ना दे, आपके एम्प्लॉयज़ डिटेल्स ना दें, आप डिटेल्स ना दें कि कितना शेयर रेशो था, कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी एंट्रीज आई, इन्वॉइसेस क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है अकाउंटेंट को। अकाउंटेंट को वो सारा कुछ चेक एंड बैलेंस करके, इन्हेंस करके उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो वगैरह स्टेटमेंट्स बना कर देनी पड़ती हैं, और फिर वो जाके ऑडिट के पास जाता है। तो इट्स वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो एक आपका ये नुकसान हो सकता है कि आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये चांसेस हैं कि आपका एमसीक्यूज तो नहीं लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, एटलीस्ट 3 मार्क्स का तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑडिट एंड द इन्वेस्टिगेशन। जैसी बात है, हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि वो चेक एंड बैलेंस करता है, चेक एंड बैलेंस करता है कि ट्रू है या फॉल्स है, क्या स्टेटमेंट है। तो क्या वो एक सीआईडी का ऑफिसर है? क्या वो एक एक चीज़ को चेक करेगा और अगर फ्रॉड निकल आया तो क्या हमें सज़ा मिलेगी? ऐसा कुछ नहीं है। इन्वेस्टिगेशन तो वो होती है ना कि आपको पता है किसी ने चोरी की है तो आप इन्वेस्टिगेशन करें। हम लोग ऑडिटर को इसलिए नहीं हायर कर रहे होते कि इन्वेस्टिगेशन करें, कोई चोरी हुआ, हम उसको इसलिए हायर कर रहे होते हैं कि आप चेक करें क्या ये स्टेटमेंट सही है, और अगर सही है तो उसको अप्रूव करें, ठीक है। और अप्रूव करने के बाद हम इसको आगे फर्दर यूज़ कर सकें। वो डॉक्यूमेंट बहुत अहम होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है आपके लिए, अभी हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था कि जो ऑडिटर होता है वो अपनी एक ऑडिट रिपोर्ट देता है, उसका नाम क्या होता है? फॉर्म डैश ए। मुझे बताइएगा फॉर्म का क्या नाम था, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि फ्रॉड वर्ड हम बार बार यूज़ कर रहे थे, वो होता क्या? फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि कंपनी ने फ्रॉड कर लिया है, तो ऑडिट क्या करेगा? जाहिर सी बात है, जो फ्रॉड है वो एक फाइनेंशियल ऑडिटिंग वाला तो काम ही नहीं है ना, उसको पहले ही अंदाज़ा होगा या कंपनी बताएगी कि हमें लगता है कि शायद कंपनी में फ्रॉड हुआ, अब इसको चेक एंड बैलेंस करना है, तो वो अपना माइंडसेट उस जेन पर लेकर जाएगा कि हाँ भाई फ्रॉड हुआ है तो मैंने फ्रॉड को चेक करना है, ना कि मैंने एरर्स को ढूंढना है, ठीक है। और जो फ्रॉड ऑडिटर्स होते हैं, जाहिर सी बात है वो भी फाइनेंशियल ऑडिटर्स की तरह नहीं होते, वो फोकस कर रहे होते हैं कि क्या पैटर्न सही है, कोई एरर वगैरह तो नहीं आया। लेकिन अगर आप उसको पहले बता देते हो कि कोई फ्रॉड का सीन है तो वो फिर उस तरीके से देखते हैं। यहाँ पर है ना एक एग्जांपल आती है कि जब
पुलिस होती है ना, वो चोर को पकड़ता है तो वो अपने आप को चोर की जगह पर रख कर सोचता है कि अगर मैं इसकी जगह होता और मैं चोरी करता तो मैं कैसे करता। वो वीक पॉइंट्स पकड़ता है। इसी तरीके से जो ऑडिटर होता है वो भी अपने आप को ऐसा एम्प्लॉय या ऐसा बंदा समझ के उसको चेक एंड बैलेंस कर रहा होता है कि अगर मैं फ्रॉड करता तो मैं कहाँ कहाँ फ्रॉड करता, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स पर करता, कौन कौन सी जो इन्वॉइसेस है उनको आगे पीछे करता, अकाउंट्स को आगे पीछे करता, उनको वो लिंक्स करता है एज अ चेन के, और फिर वो उसको फिगर आउट करता है। ठीक है। और जो लास्ट एंड हमारा एक पॉइंट बन सकता है वो ये भी है कि कुछ होते हैं कि गलती से कोई चीज़ फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 5 लाख लिखना था और 5 लाख की जगह कुछ 1 2 0 एक्स्ट्रा हो गया, वो 5 लाख की जगह 50 लाख हो गया। ठीक है। या 50 लाख की जगह 5 लाख हो गया, वो तो हमारी मिस्टेक थी ना अकाउंटेंट की, उसको पता नहीं चला, या डबल ज़ीरो ऐड हो गया, तो वो उसका इरादा नहीं था फ्रॉड करने का, वो उससे गलती हो चुकी हुई है। ठीक है। एक ये भी सिनेरियो हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, प्रेजेंटिंग फैक्टर आ सकता है इसमें। नेशनल हम कह सकते हैं कि एक मिस्टेक है ये। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। कुछ तो पॉइंट्स ये होते हैं कि भाई नहीं, उन्हें फ्रॉड करना था, लेकिन फ्रॉड करने की रीज़न क्या है? यहाँ तो जाहिर सी बात है सैलरी कम होगी, उस बंदे के पैसों की ज़रूरत होगी तो उसने इसलिए फ्रॉड किया। पैसों की लालच में लोग फ्रॉड करते हैं, वैसे तो करते नहीं है। या दूसरा ये हो सकता है कि वो अपना ओहदा बढ़ाना चाहते हैं या कोई बेनिफिट लेना चाहता है, इसलिए उसने किसी ना किसी मोटिव के थ्रू उसने फ्रॉड किया। और बकाया कुछ ऐसे ही पॉइंट्स हैं कि या तो उसने आउटपुट कुछ और दे दिया, इनपुट कुछ और देना था। वही वाली बात जो मैंने 5 लाख की एग्जांपल दी, उसने 50 लाख डाल दिया, 5 लाख डालना था। ठीक है। नेक्स्ट भी कुछ यही है कि एम्प्लॉयज़ अपने जो लो लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इन फ्रॉड्स के अंदर होते हैं। वो क्या करते हैं, जो एक्सपेंसेस आते हैं उनको आगे पीछे कर लेते हैं, पे रोल्स आ रहे हैं उसको आगे पीछे कर लेते हैं, अंदर से कुछ ना कुछ पैसे अंदर ही होते हैं, अपने जेब में डालते रहते हैं। तो वो फ्रॉड्स भी वो कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके एग्जाम्पल ले लें, बचपन में मम्मा हमें दूध मंगवाने के लिए पैसे देती थी, तो हम अंदर से बेशक दूध चले हैं 100 का आया तो हम अंदर से पैसे थोड़े से निकाल लेते थे और मामा को कहते थे इतने का ही दूध आया, और उनको पता नहीं चलता था। तो इसी तरीके से एम्प्लॉयज़ भी ऐसे ही करते हैं। बॉस को शो करवा लेते हैं कि हमने $100 में यह काम किया, लेकिन वो $100 में काम नहीं करते, वो $18 में काम करके बकाया जो ऊपर $20 होते हैं वो अपने अकाउंट्स में रख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके के भी छोटे मोटे फ्रॉड्स होते हैं। कुछ होते हैं बड़े फ्रॉड्स, मतलब ये 10-5 डॉलर्स के नहीं होते, करोड़ों में हो रहे होते हैं फ्रॉड्स। वो कैसे हो रहे होते हैं? अब उसमें जाहिर सी बात है छोटे मोटे एम्प्लॉयज़ तो नहीं होंगे, उसमें बड़े बड़े मैनेजर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वो अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहे होते हैं कि गवर्नमेंट को पता ना चल सके, हम इतना टैक्स दे ना पाएँ, वो इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं, तो वो अपने एक्सपेंसेस को और अपनी ये सेल्स वगैरह को, इन्वेंट्रीज को कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बहुत बहुत स्मूथली वो अपने प्रॉफिट को कहीं इस तरीके से मैनेज करते हैं कि पता ही नहीं चलता। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि अभी हमने बात की थी कि ऑडिट की भी कुछ ना कुछ स्टेट्स होती हैं। एक ये होता है कि ऑडिट को हमें अपॉइंट करना पड़ता है, कौन सा ऑडिट रखना है, कब रखना है, कितनी ड्यूरेशन के लिए रखना है, उसका एक लेटर होता है, उसकी कुछ प्लानिंग्स होती हैं। हमने ऑडिट रख लिया, अब उसकी प्लानिंग है, क्या प्लानिंग है, नॉलेज होना चाहिए उसको बिजनेस के बारे में, उसको पता होना चाहिए कि कहाँ पर रिस्क आ रहा है, कहाँ पर असेसमेंट की ज़रूरत है, हमें कहाँ पर कंट्रोल करना है, कहाँ से अप्रूवल लेना है, किसकी क्या ड्यूटीज़ है, ये सारा कुछ एक ऑडिट को पता होना चाहिए, तभी वो ऑडिटिंग कर सकता है। और इंटरनल कंट्रोल रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है, उसको पता होना चाहिए कि किस कंपनी में किसके पास कौन सा कंट्रोल है, तभी वो इन सबको ईजिली वेरीफाई कर सकता है। सो डैट्स इट, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। आज का थोड़ा सा लेक्चर लेंथी था लेकिन ईजी था। आप एक दफ़ा वीडियो फिर देख लीजिएगा, अगर कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आपने कमेंट कर लेना है। ठीक है, मैं आपको ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।